हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में लास्ट पार्ट में पार्ट 10 में हम देखने वाले हैं एक मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और इसके बाद जो एक दो कंसेप्ट है वो देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ समझते हैं। जैसे ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये है सबसे फर्स्ट पीरियड जिसके अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, और जिसके अंदर दोनों भी नॉन मेटल्स हैं। जिसके अंदर आप एक बात समझिए कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे उसका नेचर जो डिफरेंट है, इसको आप काउंट मत करिए फ़िलहाल। हम चलते हैं सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड की तरफ, और बाकी आगे भी चलेंगे तो भी सेम ही चीज़ मिलेगा आपको। देखिए सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में अगर आप देखते हो तो लिथियम और बेरिलियम ये लेफ़्ट साइड में है, और बोरोन जो ये आप देख रहे हो जिगजैग लाइन इसके बॉर्डर पे है, जो पहला मेटलॉइड्स है। तो ये थर्ड पीरियड में अगर आप देखते हो तो बोरोन जो मेटलॉइड है उसके लेफ्ट साइड में लिथियम और बेरिलियम जो है ये दोनों भी मेटल्स हैं। ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और बोरोन के बाद में, मेटलॉइड के बाद में जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। तो फर्स्ट पीरियड में आपने क्या देखा कि मेटल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो राइट साइड में हैं, और जो मेटलॉइड है वो एक जिगजैग लाइन के बॉर्डर्स पे है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये चीज़ आप सिर्फ ये पीरियड में नहीं देखोगे, अगर आप देखोगे तो ये पीरियड में भी आपको दिखाई देगा, इस पीरियड में भी, इस पीरियड में भी, जितने भी पीरियड आप देख रहे हो तो जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जितने सब मेटल्स हैं, इवन यहाँ पे जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की जो सीरीज़ जो बॉटम पे रखा हुआ है वो भी मेटल्स ही है। और जिगजैग लाइन के ये साइड जितने हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो है वो है मेटेराइट्स। तो आखिर हमको ये समझना है कि ये पूरे टेबल में ऐसा कैसा हो गया कि मेटल्स सब लेफ़्ट साइड में आ गए और नॉन मेटल्स सब राइट साइड में आ गए। तो ऐसा कुछ आपको हिंट ज़रूर मिलेगा जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो जब आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको अपने आप समझ में आए कि क्यों ये लोग लेफ़्ट साइड में आ चुके और क्यों ये लोग राइट साइड में आ चुके। तो चलिए जो स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है वो देखते हैं। देखिए क्या लिखा था कि लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। आपको बोला था कि थर्ड पीरियड में आप एलिमेंट्स देखिए, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो अभी। और आपसे बोला कि क्लासीफाई देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आप बताइए कि मेटल्स क्या क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या क्या। तो वो ईजी है। फिर देखिए क्या लिखा कि ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड आर मेटल्स। तो मेटल्स कौन से साइड में है पीरियड में? अगर आप पीरियड में देखेंगे तो मेटल्स लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट और राइट बोला है तो लेफ्ट साइड में है। और फिर क्या पूछा कि ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल्स। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो वो आप कौन से साइड में पाओगे? तो वो राइट साइड में पाओगे। जितने भी नॉन मेटल्स है सब राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल में, और जितने भी मेटल्स है वो लेफ्ट साइड में है। और जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो वो मेटलॉइड्स है ये हमने देखा। तो यहाँ पे फिर से वो लोग बता रहे हैं कि इट इज़ सीन दैट द मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम आर टूवर्ड्स द लेफ्ट। थर्ड पीरियड की बात करिए। द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स सच एज सल्फर, क्लोरीन आर टूवर्ड्स द राइट। चार एलिमेंट्स के बारे में बोला है, सबके सब एलिमेंट्स के बारे में नहीं बोला। थर्ड पीरियड में चार एलिमेंट्स के बारे में बोला है, जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम मेटल है जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देंगे उसी पीरियड में, और सल्फर और क्लोरीन ये नॉन मेटल है जो आपको राइट साइड में दिखाई देगा। और फिर क्या लिखा है कि द मेटेलॉइड एलिमेंट सिलिकॉन लाइज इन बिटवीन दीज टू टाइप्स। अगर हम थर्ड पीरियड देखते हैं तो देखिए ये है थर्ड पीरियड जिसके अंदर सोडियम और मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में है, यहाँ तक एल्यूमिनियम भी है। एल्यूमिनियम भी मेटल है, वो भी जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में है। तो थर्ड पीरियड में अगर आप देखते हो ये थर्ड पीरियड में, तो आपको सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीन आपको मेटल दिखाई दे रहे हैं। सिलिकॉन ये बॉर्डर लाइन पे जिगजैग के जो एक मेटलॉइड है, और फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन जो है ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। ये चीज़ आप हर जगह पे देखोगे, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स सच एज सल्फर, क्लोरीन आर टुवर्ड्स द राइट, और सोडियम और मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिर आगे क्या लिखा? द मेटेलॉइड एलिमेंट्स सिलिकॉन लाइज इन बिटवीन दीज टू टाइप्स। दोनों टाइप के बीच में एक मेटेलॉइड एलिमेंट लाई करता है जो है सिलिकॉन। फिर आगे क्या लिखा है? ए सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द अदर पीरियड्स। ये पैटर्न जो आप यहाँ पे देखें लेफ्ट और राइट का, ये सिर्फ एक ही पीरियड में नहीं दिखाई देगा, आपको सारे पीरियड्स में दिखाई देगा। इट इज़ ऑल्सो सीन, ऐसा समझिए कि इट इज़ सीन दैट जिगजैग लाइन सेपरेट्स द मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हो तो ऐसा साफ साफ दिखाई देता है कि जिगजैग लाइन जो है उसी ने क्या किया है, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर दिया है। एक तरफ लेफ्ट में मेटल्स को छोड़ दिया है, एक तरफ राइट में नॉन मेटल्स को छोड़ दिया, और खुद जिगजैग लाइन जो है वो एक मेटलॉइड फॉर्म में आ गया है। फिर देखिए एलिमेंट्स अपीयर टू हैव अरेंज्ड इन सच ए वे। एलिमेंट्स इस तरह एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज हो गए हैं अपने आप। मतलब जब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मोस्टली ने जब अरेंज किया, मॉडर्न पीरियड टेबल जब बनाया, तो एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज हो गए। देखिए एलिमेंट्स अपीयर टू हैव अरेंज इन सच ए वे दैट मेटल्स आर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाइन,
zigzag line, non-metals on the right side and metalloids are along the border of this line। और metalloids क्या हो गए, उस zigzag line के border पे आ गए। फिर अभी यहाँ पे क्या लिखा कि हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ रहेगा, कैसे वो लेफ्ट में आ गए, कैसे वो राइट में आ गए। तो ये सब आप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसके बेस पे ये अपने आप अरेंज हो गया। तो चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो चलिए कुछ टर्म्स, कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे का जो टेक्स्ट बुक में दिया है स्टेटमेंट वो रीड करते हैं। जैसे देखिए ये एक एटम है और ये भी एक एटम है। ये एक सोडियम का एटम है जिसका सिंबल है Na, और ये क्लोरीन का एटम है जिसका सिंबल है Cl। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 11 है। तो इसका ये मतलब है कि इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स है और जिसका चार्ज क्या है, प्लस चार्ज। तो आप यहाँ पे तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज हैं। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब है कि क्लोरीन के सेंटर में 17 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब है 17 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पूरे एटम में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा समझिए। कोई भी एटम होगा उसका, उसके अंदर पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो सेंटर में होता है और एक ही जगह पे सब होता है। और हमने और भी सीखा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, मतलब जितना प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर 11 प्रोटॉन सोडियम के पास है तो इसका मतलब है कि उसके ऑर्बिट में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हमने इसके पहले ही देखा है। तो फर्स्ट अगर ऑर्बिट में देखेंगे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकेंड में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 + 2 10 हो चुका है। तो अभी 11 के लिए एक इलेक्ट्रॉन और बचता है जो थर्ड ऑर्बिट में आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 281। तो 281 से आप क्या समझ रहे हो कि फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह अगर यहाँ पे क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 17 है, मतलब 17 प्रोटॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, जिसमें से फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकंड में 8 आ जाएगा। तो 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया, जबकि है 17। तो 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 287 है। तो जब भी आप ये लिखते हो 281 287 तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपको याद रखना है, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है तो आपको इस तरह का ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से आते हैं वो आपको लिखना पड़ता है। तो चलिए अब ये वैलेंसी के बारे में समझते हैं। ऑलरेडी हमने समझा है वैलेंसी, हमको पता है कि जो लास्ट ऑर्बिट होता है वैलेंस शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर डिसाइड होता है, उस पर डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके बाहर लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मतलब मेरे ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, 8। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका ये शेल गायब हो जाएगा और ये 2 शेल रह जाएगा, तो ये सेकंड शेल में क्या हो जाएगा, जिसको पेन अल्टीमेट शेल बोला जाता है। मैं आपको बताऊँगा, सेकेंड लास्ट शेल ऐसा समझिए, जो लास्ट शेल बन जाएगा अभी। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करने का कोशिश करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सोडियम का जो वैलेंसी है वो 1 है। लेकिन यहाँ पे इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक डोनेट करके स्टेबल बन रहा है, तो वैलेंसी 1 है। ये समझ में आ रहा है। लेकिन क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में है ये 7 के 7 डोनेट करेगा? तो मैंने ये भी आपको बताया था पहले वाले वीडियोज़ में कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट होता है, 2 है तो डोनेट होता है, 3 है तो डोनेट होता है, 4 रहेगा तो शेयरिंग हो जाता है, 5 6 7 रहेगा तो एक्सेप्ट होता है। तो अगर यहाँ पे 7 है तो एक्सेप्ट होएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो लास्ट थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी आपको मालूम है ज़्यादा है, लेकिन ऑक्टेट का रूल फॉलो करने के लिए इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। तो अगर ये दोनों को सामने लाया जाएगा, किसको, सोडियम को एक तरफ और क्लोरीन को, मतलब इन दोनों का अगर रिएक्शन किया जाएगा तो जितना इसको डोनेट करना है स्टेबल बनने के लिए उतना ही इसको एक्सेप्ट करना है स्टेबल बनने के लिए। तो ये दोनों रिएक्शन में पार्ट तो लेना ही लेना है। तो इसीलिए ये होता क्या कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये चला जाता है किसके पास, क्लोरीन के पास। तो जब ये क्लोरीन के पास चला आएगा तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा और समझना है। उससे पहले केमिकल फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। जैसे ये सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। जब कोई 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसा हो जाता है NaCl। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे मैग्नीशियम होता था, सोडियम के जगह पे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का टॉपिक नंबर कितना है, 12 है। तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 होता था, सेकेंड में 8 होता था, थर्ड में 2 आ जाता था। तो अगर थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता था
जैसे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था तो इसने डोनेट कर दिया एक क्लोरीन को, लेकिन अगर मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो एक क्लोरीन को अगर उसके सामने भी हमने क्लोरीन को ही लाया है, तो अगर वो एक क्लोरीन को देगा तो दूसरा फिर से बच जाएगा ना, तो वो दूसरा कहाँ चला जाएगा, तो दूसरा दूसरे क्लोरीन को चला जाएगा। अब ऐसा अज्यूम करें कि जैसा इस क्लोरीन ने एक एटम लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है सोडियम से, तो एक अगर क्लोरीन और होता, 2 क्लोरीन के एटम होते हैं, दोनों के लास्ट ऑर्बिट में 7 होते, दोनों को एक एक चाहिए रहता। और इस तरफ मैग्नीशियम होता है जिसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो मैग्नीशियम क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देता था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देता था, मतलब क्लोरीन 2 हो जाता था, और लेकिन मैग्नीशियम कितना रहता था, एक रहता था। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, Mgcl2। आप NaCl बोल सकते हो, NaCl2 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 2 क्लोरीन कहाँ से आएगा, 2 क्लोरीन को एक सोडियम कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो दो क्लोरीन को मैग्नीशियम दे सकता है। उसी तरह अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाद एल्यूमिनियम आता है, तो एल्यूमिनियम एक रहेगा लेकिन उसके ऑर्बिट में लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो अगर उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 3 क्लोरीन चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है AlCl3। तो ये आप डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला समझिए, जो एक केमिकल रिएक्शन में आपको एक अच्छा एक रास्ता बताएगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बॉन्डिंग का जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको बताएगा। तो ये आपको यहाँ पे केमिकल फार्मूला आपको समझना है कि हर एक का केमिकल फार्मूला एक जैसा नहीं होता है, जैसा वैलेंसी होगा उसके हिसाब से वो दूसरे वाले नॉन मेटल को कंबाइन करता है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं। तो अब देखिए कि अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है तो इस शेल का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये जो सेकेंड लास्ट शेल है इसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल, क्योंकि यही है अब इसके लिए लास्ट शेल बनने वाला है, तो ऐसे शेल को बोला जाता है पेन अल्टीमेट शेल। तो ये शेल यहाँ से गायब हो जाएगा, और अब अगर आप देखते हो तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 ना होके क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। और सिंस क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो इसका मतलब पहले जो 287 था तो एक और आ गया है तो 288 हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बन जाएगा, 288 बन जाएगा। और अब देखिए ये लोग एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हुए क्योंकि ज्वाइन होने वाले हैं, तो फिलहाल जो अभी ये जो आप इसका फॉर्म देख रहे हो ना, इसको आयंस बोला जाता है स्टूडेंट्स, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी ये आयंस है, अभी ये एटम्स नहीं कहलाएंगे। तो एटम्स आप कब बोलते थे, जब इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, मतलब जब 287 था अनस्टेबल था, 281 था अनस्टेबल था। जब ये लोग ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तब उनको आयंस बोला जाता है। और आयंस में भी देखिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव आयंस और इसको बोला जाता है नेगेटिव आयंस, जिसमें पॉजिटिव आयंस का नाम है कैटायंस और नेगेटिव का एनायंस है, जिसको आप फास्ट में कैटायंस और एनायंस भी बोल सकते हो। तो आयंस आप कब बोलोगे स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए, जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो पोजीशन को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं, वो उसको आयंस बोलते हैं। और आयंस जब अब ये आयंस है और ये भी आयंस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 28 है, लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट है, स्टेबल है। इसके लास्ट ऑर्बिट में 288 है, मतलब 8 है, ये भी स्टेबल है। मतलब आयंस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, आयंस कभी भी स्टेबल होते हैं, लेकिन एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। अब एक चीज़ और समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्चुअल में किसका है पता है आपको, नियॉन का है, जो इसके पहले होता है, और वो नोबल गैस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा हो जाता है। ये नोबल गैस नहीं बनेगा, लेकिन उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। और क्लोरीन के बाद का जो एलिमेंट है आर्गन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा है तो 288 है। तो क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन के आयन ने क्या किया, उसने आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, और सोडियम ने क्या किया, उसने नियॉन के जैसा ले लिया। अब ये लोग न नियॉन बने हैं ना ये आर्गन बने, लेकिन उसके जैसा नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है। और अब याद रखिए आयंस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अब यहाँ पे समझना है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों आया ये भी आपको पता चलेगा। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये भी क्यों आया मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सिंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब इनके पास आ जाता है ना स्टूडेंट्स, तो ये लोग मिल जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, और जब जॉइंट हो जाते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको आप बोलोगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, सॉल्ट जो होता है कॉमन सॉल्ट। और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि कुछ कंपाउंड को आपको कोवलेंट कंपाउंड भी बोलना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए कि आयोनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। जब देखिए ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एट द सेम टाइम दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो किसी मेटल से क्या करता है, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जब इनके बीच का जो रिलेशन होता है
ये लूज़ और गेन का होता है, कोई डोनेट करता है, कोई एक्सेप्ट करता है, ना शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे। तो जब डोनेट और एक्सेप्टेंस वाला जब मामला आता है तो वैसा जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। मैं एक बार और वापस बता रहा हूँ कि जब भी बॉन्डिंग जो बनती है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, फोर्स बनेगा, जो एक दूसरे को खींच लेंगे ये लोग, वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से और एक को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से बनेगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, तो जिसके अंदर एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आया यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्यों आया। क्या इन्होंने अपने आप से ऐसा बोल दिया कि एक को पॉजिटिव समझेंगे एक को नेगेटिव? तो ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, साइंस में ऐसा कुछ अपने आप समझा नहीं जाता है जब तक उसका कोई रीज़न नहीं होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस लिए? देखिए, जब शुरुआत किया था तो मैंने आपको बताया था कि 11 इसका एटॉमिक नंबर है, जिसका मतलब है कि 11 पॉजिटिव चार्ज सेंटर के अंदर है। तो अगर 11 पॉजिटिव चार्ज सेंटर के अंदर है तो इसका मतलब है कि बाहर भी 11 इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन सिंस एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, अब यहाँ पे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 8, 10 ही है। तो 10 पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? 10 नेगेटिव चार्ज को खींच के रखेगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। जो एक ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ है वही है ये प्लस चार्ज। और उसी तरह यहाँ पे पहले ये 287 था, मतलब 17 पॉजिटिव चार्ज सेंटर में थे और 17 नेगेटिव चार्जेस बाहर थे। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, जिससे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और एक नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ये पूरे आयंस को नेगेटिव चार्ज फील्ड मिल जाता है, समझिए ऐसा। तो एक पॉजिटिव फोर्स लगाएगा, एक नेगेटिव फोर्स लगाएगा, दोनों अपोजिट फोर्स है, दोनों एक दूसरे को इस तरह खींच लेंगे कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कभी टूटेगा नहीं, इतनी जल्दी टूटेगा भी नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और उस कंपाउंड को बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। तो ये आप समझिए, और इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जिससे यहीं पे आपको समझ में आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? डोनेट हुआ है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये एक मेटल था, तो मेटल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए मेटल जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके प्रोसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव जब आयंस होएगा उसको आप बोलेंगे कैटायंस, और नेगेटिव जब आयंस रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे एनायंस। चलिए इसके बाद जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो एक बार रीड करते हैं। और देखिए क्या लिखा है कि लेट अस कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने देखा कि मेटल्स का प्रॉपर्टी कैसा होता है और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी कैसा होता है, उसको एक बार देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इट इज़ सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूले। जो केमिकल फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, हर डिफरेंट केमिकल फॉर्मूले से आप देख सकते हो ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड से। आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करें जहाँ पे एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट। तो देखिए फिर से कि इट इज़ सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूले of simple ionic compounds that the cation in them is formed from a metal। मेटल से कैटायन बना है क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और वो पॉजिटिव बना है, और पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस। तो यहाँ पे लिखा है कि कंपाउंड्स कैटायन इन देम इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल while the anion from the non metal। तो अनायन बनता है नॉन मेटल से और कैटायन बनता है मेटल से। हमने देखा कि क्योंकि अनायन नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम एनायंस बोले थे, और मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसको हमने कैटायंस बोला गया था, और दोनों को आयंस बोला जाता था। फिर आगे क्या लिखा है? फ्रॉम दिस इट इज़ अंडरस्टूड दैट मेटल एटम्स हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म ए कैटायन। तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि मेटल का जो एटम होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है किस चीज़ की? कैपेसिटी क्या बनाने की? कैटायन बनाने की, मतलब पॉजिटिव चार्ज, बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है और वो कैटायन बना लेता है। और इसी प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो मतलब कभी भी कोई मेटल कैटायन बनाता है तो और वो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। और उसका उल्टा अगर समझेंगे तो ऑन द अदर हैंड एन एटम ऑफ नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू फॉर्म एन आयन। कैटायन उसका था, एनायन इसका है। कैसे एनायन बना था? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इनटू इट्स वैलेंस शेल। ये अपने बाहर शेल में, बाहर के जगह से इलेक्ट्रॉन को लेता है अपनी तरफ। उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम आगे थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं।
फिर देखिए क्या लिखा है कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आयंस हैव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। ये आप अब अच्छी तरह समझिए कि आयंस कब बनते थे, मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता तब आयंस बनता था। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था तो वो स्टेबल होता था, जैसा 281 सोडियम का था लेकिन 28 बन गया था, जो नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा, नियोन के जैसा हो गया था। और क्लोरीन का 287 था, वो 288 बन गया था, जो नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन का बन गया था। नोबल गैस वही आपको बताया था। तो हमने यहाँ पे देखा कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आयंस हैव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयन के पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर यहाँ पे देखने का है कि हाउ इज़ द एबिलिटी टू लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल डिटरमाइंड। मतलब वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है और जो एक्सेप्ट होता है, उसकी जो एबिलिटी होती है ज़्यादा कम, ये किस तरह डिटरमाइन होता है, कैसे हमको पता चलता है कि कौन सा मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा नॉन मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किस मेटल को ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, किस नॉन मेटल को ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में। ये चीज़ कैसा डिटरमाइन होता है, ये कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ईजिली कैसे वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे की तरफ चले जाते हैं, ये आपको समझना है। तो इसके बाद वाले में हम यही समझने वाले, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो चलिए अब हम क्या सीखने वाले हैं कि क्यों, जैसा अभी हमने देखा कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब हमको ये समझना है कि क्यों ऐसा होता है, कि क्यों मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ऐसी क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, और वही चीज़ हमको समझना है कि नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहले देखिए एक अट्रैक्टिव फोर्स समझिए, जो किसी को खींच के रखता है उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, और वो यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे जितने भी प्रोटॉन है वो सब के सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियस में कि पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, आप ऐसा समझिए। यहाँ पे पूरे के पूरे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और वो सेंटर के अंदर है। फिर उसके बाद आप समझिए कि ये जो बाहर वाला शेल है ये है वैलेंस शेल, जिसको लास्ट शेल आप बोलते हो, और ये है न्यूक्लियस, और इनके बीच में जो दो सेल्स आ रहा है वो इनर शेल्स है। तो ये दो इनर शेल है, ये एक वैलेंस शेल है और ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसको आप बोलोगे। अब इसका जो चार्ज है, इसके अंदर दो चार्ज आप समझिए, एक तो इसका इफेक्टिव चार्ज समझिए और एक तो एक्चुअल चार्ज समझिए। एक्चुअल चार्ज किसको बोलते हैं, जितना चार्ज इसके पास है वो है एक्चुअल चार्ज। और इफेक्टिव चार्ज किसको बोलते हैं, जितना वो असर कर रहा है इनके ऊपर, क्योंकि इसका जो टोटल चार्ज है वो फुल चार्ज मतलब एक्चुअल चार्ज वो सबके ऊपर एक जैसा नहीं आएगा, सबके ऊपर मतलब सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा समझिए। जिसमें से जो क्लोज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर इसका जो चार्ज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन पे जिसका चार्ज रहेगा, फोर्स रहेगा खींचने का, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, वो थोड़ा सा कम रहेगा। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट वाला जो शेल है यहाँ पे इसके लिए, सोडियम एटम के लिए, इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो चार्ज सेंटर से जो इसको खींचने वाला जो चार्ज रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो रहेगा वो इन सभी से कम रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये कैसा फील कर रहा है, ये अपने आप को न्यूक्लियस से ज़्यादा खींचा हुआ फील नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से नहीं खींच रहा है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल जो इफेक्टिव चार्ज है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसका जो एक्चुअल चार्ज है वो इसके ऊपर नहीं आ पाएगा, इफेक्टिव चार्ज जो रहेगा वो एक्चुअल चार्ज से कम रहेगा। मतलब ऐसा समझिए इसके पास जितनी ताकत एक्चुअल में है, अब वो पूरी ताकत से इसको नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि इसकी जो ताकत है खींचने की वो यहाँ पे बढ़ चुकी है, और जो जितना करीब है उसको वो उतने ज़्यादा से खींच रहा है, और जो जितना ज़्यादा दूर है उसको वो उतने कम से खींच रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको, एक तो पहला रीज़न है कि उसको कम फोर्स फील हो रहा है, कहाँ से, सेंटर से। दूसरा है कि यहाँ पे सिर्फ एक मेटल है, मेरा मतलब है एक ऑर्बिट है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, और अगर इसके ऊपर कोई बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स आता है जो इस फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये इसको छोड़ देता है इस ऑर्बिट को, और वो वहाँ चला जाता है। जैसे अगर हम दूसरा मेटल की बात करें, मैग्नीशियम की, तो देखिए मैग्नीशियम में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन उसका साइज़ देखिए छोटा हो जाएगा। सोडियम जब था उसका साइज़ बड़ा था, मैग्नीशियम जैसा हुआ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। सोडियम में 11 प्रोटॉन थे, 11 पॉजिटिव चार्ज थे, एक्चुअल जो उसका पॉजिटिव चार्ज था वो 11 प्रोटॉन का था। लेकिन एक चार्ज जब बढ़ता है तो फोर्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक होने लगते हैं, और जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, ये ऑलरेडी हमने देखा था। मैग्नीशियम के बाद अगर आप देखोगे एल्यूमिनियम का, तो साइज़ और छोटा हो जाएगा, क्योंकि जैसे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर वाले शेल में तो 2-3 प्रोटॉन भी आ जाएंगे, कंपेयर टू सोडियम से 2 प्रोटॉन और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। प्रोटॉन यहाँ पे 11 था तो अभी 13 है, तो 13 जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा
उसके वजह से इलेक्ट्रॉन नज़दीक में आ जाते हैं, खींच लेता है वो, तो साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जितना ईजिली एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उससे कम ईजिली 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स रहेगा वो बाहर से जो फोर्स आएगा वो दोनों को खींचने के लिए सोडियम से ज़्यादा लगेगा उसको, तो सोडियम ईजिली डोनेट कर पाएगा, मैग्नीशियम थोड़ा सा कम ईजिली डोनेट कर पाएगा और एल्यूमिनियम थोड़ा और कम ईजिली डोनेट कर पाएगा। तो अगर आप समझोगे तो सोडियम सब आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मैग्नीशियम भी डोनेट करेगा लेकिन उतना आसानी से नहीं, एल्यूमिनियम भी डोनेट करेगा पर उतना आसानी से नहीं। ये तो शेयर करता है, ये लोग डोनेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसा 5 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हो गए तो यहाँ से जो फोर्स रहता है वो इतना ज़्यादा रहता है कि पाँचों को 5 इलेक्ट्रॉन बाहर जा नहीं सकता है। तो ये पाँचों मिलकर क्या करते हैं, समझिए ऐसा करें कि वो दूसरे वाले को खींच लेते हैं अपने पास। तो अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं कोई भी पीरियड को, तो पहला वाला जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दूसरा वाला उतना ईजिली नहीं करेगा, तीसरा वाला उतना ईजिली नहीं करेगा। तो अगर एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो आपको मालूम है, जैसे सोडियम का मैंने फिर से आपको बताया, सोडियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है यहाँ से लेके यहाँ तक। शेल तो 3 है, इसको भी शेल मैग्नीशियम को भी 3 ही है, मैंने आपको पहले ये भी चीज़ बताया। लेकिन सिंस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं सेंटर की तरफ, जिसके से उनका साइज़ छोटा हो जाता है, एल्यूमिनियम की तरफ और छोटा होता है। तो एटॉमिक रेडियस इस तरफ से इस तरफ चलेंगे तो डिक्रीज़ हो रहा है। लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर आप चलते हो तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो रहा है, अच्छे से समझिए, क्योंकि सबसे पहले सोडियम है उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा रहेगा यहाँ से यहाँ तक, मैग्नीशियम में कम हो जाएगा, एल्यूमिनियम में और कम हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट से राइट की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है। ये आपको याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट से राइट की तरफ डिक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे एटॉमिक रेडियस कम होता है और जिससे एटम का साइज़ भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसको बोलते थे? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब आप समझिए कि जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उतना अच्छा मेटल होता है। यहाँ पे सबसे अच्छा मेटल सोडियम को इसलिए बोला जाएगा थर्ड पीरियड में, क्योंकि ये जितने ईजिली एक इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ईजिली मैग्नीशियम नहीं दे पाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से सेंटर से जो पुल रहेगा कंपेयर टू सोडियम वो ज़्यादा रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एल्यूमिनियम में सेंटर से जो पुल रहेगा वो कंपैरेटिवली मैग्नीशियम और सोडियम से ज़्यादा ही रहेगा। तो ये एक अच्छा मेटल है। उससे कम अच्छा मेटल ये है, उससे कम अच्छा मेटल वो ये है। ये तो नॉन मेटल है, मतलब ये जो सबसे बेकार मेटल है। जो अच्छा मेटल रहेगा वो समझिए कि जो अच्छा नॉन मेटल रहेगा समझिए कि वो सबसे बेकार, एक बार वापस, हाँ, जो अच्छा नॉन मेटल रहेगा समझिए वो सबसे बेकार मेटल रहेगा। तो वैसे तो मेटल 3 है, तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब जो जितना अच्छा मेटल रहेगा, तो ये सबसे अच्छा मेटल है कौन? सोडियम। ये उससे कम अच्छा मेटल है, ये उससे कम अच्छा मेटल है, और ये उससे भी कम अच्छा मेटल है, नॉन मेटल है समझिए, एकदम कम एकदम कम एकदम कम। तो ऐसा आप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज़ होती है, मतलब अच्छा मेटल फिर कम अच्छा मेटल फिर कम अच्छा मेटल फिर एकदम खराब मेटल खराब मेटल खराब मेटल। जो नॉन मेटल है वो खराब ही मेटल है, जो नॉन मेटल है वो एकदम ही खराब मेटल है, ऐसा समझिए। तो मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक रेडियस भी लेफ़्ट से राइट की तरफ डिक्रीज़ होता है। ये आपको अच्छे से समझना है कि एटॉमिक रेडियस कम होता है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं किसी भी पीरियड में। मैंने थर्ड पीरियड की आपको बात यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी पीरियड की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट से राइट की तरफ कम होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वही है कि जितना ईजिली जो एटम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सोडियम जितना आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मैग्नीशियम उतना आसानी से नहीं करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होने की वजह से फोर्स थोड़ा ज़्यादा रहता है। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसका पावर और ज़्यादा रहता है। तो वो तीनों निकलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लेकिन उतना ईजिली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं जितना ईजिली सोडियम करता है। इसलिए इस लिस्ट में अगर आप देखोगे इस पीरियड में तो सबसे अच्छा मेटल सोडियम है, उससे कम अच्छा मेटल मैग्नीशियम है, उससे कम अच्छा मेटल एल्यूमिनियम है। इसका मतलब है मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी लेफ़्ट से राइट की तरफ कम हो रहा है, एटॉमिक रेडियस भी लेफ़्ट से राइट की तरफ कम हो रहा है। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर इसमें आप समझिए कि ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में सब मेटल है, यहाँ पे सब नॉन मेटल है, और उसके बाद ये मेटलॉइड्स है, उसके बाद यहाँ पे दिया है ये नॉन मेटल है और ये सबसे अलग भी है। ये हमको 2 बात याद रखने का था। डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, देखिए ये एरो का मतलब है लेफ़्ट से राइट की तरफ।
किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, ये अभी हमने देखा। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज होता है, जिसका मतलब है कि मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। पहला वाला अच्छा मेटल, दूसरा वाला कम अच्छा मेटल, तीसरा वाला तो समझिए खराबी है। अच्छा मेटल उससे कम अच्छा मेटल, कम अच्छा मेटल, कम अच्छा मेटल, कम, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक रेडियस भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप आगे चलोगे शेल सबको सेम रहता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते रहते हैं, जिसके वजह से सेंटर से पुल ज़्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता है, एटम का साइज़ कम होता है। तो हम दो चीज़ यहाँ पे समझना है हमको कि एक तो डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो फाइनली आप इतना इसलिए ये समझिए कि मेटल इलेक्ट्रॉन दो वजह से डोनेट करते हैं। एक तो पहला वजह है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, या तो दो होगा या तो तीन होगा, बस। या तो मतलब कम नंबर ऑफ 1 2 3 1 2 3 मेटल के कोई भी मेटल होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन इलेक्ट्रॉन। तो कम इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए सेंटर से इफेक्टिव जो फोर्स होता है वो कम होता है। एक्चुअल फोर्स जो होता है, एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज है वो नहीं इसके ऊपर एक्ट करता है, बल्कि इफेक्टिव जो होता है, जो रियल में जो इसके ऊपर असर कर रहा है वो कम होता है। तो आप फिर से समझिए कि ये जितने फोर्स से इनको खींच रहा है उतने कम फोर्स से इनको खींचता है। तो दो वजह है कि इसके ऊपर, एक तो सेंटर से कम फोर्स लग रहा है और दूसरा वजह है कि बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ईजिली डोनेट कर देता है। चलिए इसके बाद जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, कोई भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर हेल्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम। उनके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसकी वजह से वो हेल्ड होते हैं, मतलब पकड़े हुए रहते हैं, एकदम एक जगह पे फिक्स हुए। फिक्स मतलब वो लोग भाग नहीं पाते हैं। और वो जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट के अंदर रुके हुए रहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स लाई इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। तो मैंने आपको बताया था कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो शेल्स होते हैं उनको बोलते हैं इनर शेल्स। तो वो इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल्स में होते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज होता है, देखिए यहाँ पे कैसा लिखा है। सबसे पहले ये बताए कि जो इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में। तो देखिए लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स लाई इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। फिर आगे क्या लिखा कि बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस, इनके वजह से, इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके होने की वजह से द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज समवॉट लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो एक्चुअल चार्ज है वो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो उतना पूरा नहीं जा पाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल। इसका ये मतलब बता रहे वो लोग कि अगर इनर शेल्स नहीं होते थे, अगर वापस यहाँ पे देखते हैं हम फिगर में कि अगर ये लोग नहीं होते थे, ये जो इनर शेल ये और ये है, अगर ये लोग, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसका जितना भी चार्ज है ये डायरेक्टली इसके ऊपर आता था, और जिसके वजह से वो चार्ज ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से ये लोग लूज़ नहीं करते थे। तो बोला कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स, जो इफेक्टिव चार्ज होता है, जो इफेक्टिव चार्ज जो इसके ऊपर होता है वो एक्चुअल चार्ज से कम होता है। मतलब इसका जो एक्चुअल चार्ज था, इसकी जो एक्चुअल ताकत थी, इनके वजह से वो एक्चुअल ताकत जो है इनके ऊपर नहीं आ पाता है, और जो इनके ऊपर आता है वो एक्चुअल ताकत से कम रहता है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे लिखा कि बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के जो इनर शेल्स में प्रेजेंट है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग एन अट्रैक्टिव फोर्स, जो खींच के रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ये समवॉट कम होता है देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। ये आपको समझना है। और यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे दो फैक्टर आपको समझना है कि जिसके वजह से मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दो चीज़ें, एक तो ये है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज़ स्मॉल। सबसे पहला रीज़न है कि मेटल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं। मेटल के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या तो दो होंगे या तो तीन होंगे। ये पहला रीज़न है। दूसरा क्या लिखा है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स, जो जितना फोर्स उनको न्यूक्लियस से मिल रहा है, इफेक्टिव, असरदार, क्योंकि थोड़ा बहुत सारा फोर्स जो है वो बीच इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही जा चुका है। तो जो फाइनली जो अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पहुंचता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस शेल इज स्मॉल। दो बातें हो गया कि लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर जो इफेक्टिव चार्ज होता है वो एक कम होता है,
और दूसरा कि जितने भी मेटल्स है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3। तो इसके वजह से बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना ज़्यादा फोर्स से सेंटर के फोर्स से रुका हुआ नहीं रहता है। तो बाहर का अगर कोई फोर्स आया, तो एक्स्ट्रा फोर्स आया, बड़ा फोर्स आया, तो वो जंप करके दूसरी तरफ चला जाता है। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा है कि एज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस 2 फैक्टर। तो ये जो 2 फैक्टर आप देख रहे हो, एक तो इलेक्ट्रॉन का कम होना मेटल के अंदर, दूसरा इफेक्टिव फोर्स जो है वो एक्चुअल फोर्स से कम होता है। ये 2 फैक्टर की वजह से मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर वो टेंडेंसी आ जाती है जिससे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, मतलब लूज कर देता है, अपने शेल से छोड़ के वो दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है टू फॉर्म कैटायंस। और मैंने आपको बताया था कि वो लोग कैटायंस फॉर्म करेंगे, और जैसे वो कैटायंस फॉर्म करते हैं तो उनके पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है, और वो कोई भी नोबल गैस का हो सकता है जो आजू बाजू करेगा। वो नोबल नहीं बन जाते, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस का मिल जाता है। तो देखिए, दिस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये जो टेंडेंसी है एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और यही एक मेटेलिक कैरेक्टर है। मतलब जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उतना अच्छा मेटल होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए अब एक ग्रुप देखते हैं, सेकेंड ग्रुप। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है, एक बेरिलियम है, एक मैग्नीशियम है और एक कैल्शियम है। अब सपोज करिए यहाँ पे ये तीनों का एटम है। तो अब देखिए यहाँ पे बड़ा एटम किसका है, कैल्शियम का। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो उसको 4 शेल लगेंगे पूरे फिल होने के लिए, जबकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो उसको 2 शेल में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर हम देखते हैं तो बेरिलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखिए। मतलब इसका वैलेंसी 2 है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और ये मेटल है। मैग्नीशियम की बात करें अगर, ये 12 एटॉमिक नंबर है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो रहा है, थर्ड में 2 ही बचेगा। इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ताकि पेन अल्टीमेट जो ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह अगर आप कैल्शियम की बात करेंगे तो 20 है, तो फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में भी 8, थर्ड वाले में भी की कैपेसिटी ज़्यादा है आपको पता है, लेकिन आपको मालूम है ऑक्टेट का रूल जो है उसके हिसाब से वो 8 फिल करेगा पहले। तो 8 फिल करने के बाद 8 + 8 16 + 2 17 18, 2 बच रहा है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 2 वैलेंसी होगी। तो देखिए इसकी भी 2 वैलेंसी है, इसकी भी 2 वैलेंसी है, इसकी भी 2 वैलेंसी है। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जैसे पीछे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और देखिए सोडियम की बात किया था, उसके बाद उसकी वैलेंसी 1 थी, फिर मैग्नीशियम की बात किया था उसकी वैलेंसी 2 थी, और एल्यूमिनियम की बात किया था उसकी वैलेंसी 3 थी। तो एक इलेक्ट्रॉन ये अच्छे से जितना ईजिली लूज़ करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन उतने ईजिली लूज़ नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा मेटल था, ये उससे कम अच्छा मेटल था, ये उससे भी कम अच्छा मेटल था, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इसके कंपेयर में। पर यहाँ पे सबको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। तो क्या सब लोग अच्छे मेटल है, एक जैसी मेटल है सब? क्या इसके अंदर भी कोई अच्छा मेटल है और कोई कम अच्छा मेटल है? तो अगर आपको लग रहा है कि सब एक जैसे मेटल है तो नहीं, इसमें से सबसे अच्छा मेटल ये है कैल्शियम। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी लूज़ करना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी लूज़ करना है, 2 इसको भी, 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको। लेकिन सिंस इसके पास 2 ऑर्बिट है तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और सिंस इसके पास 3 ऑर्बिट है तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा हुआ है? इसका बड़ा हो गया। और सिंस यहाँ पे 4 शेल है तो इसका एटॉमिक रेडियस और भी बड़ा है। तो अगर इसका एटॉमिक, तो यहाँ पे एक बात आप रुक के समझ सकते हैं कि अगर हम ग्रुप में आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। देखिए इसका एटॉमिक रेडियस इससे कम है, मतलब इसका एटॉमिक रेडियस इससे ज़्यादा है, इसका एटॉमिक रेडियस इससे ज़्यादा है, मतलब एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए तो इससे क्या होता है कि अगर इसका एटॉमिक रेडियस आप देखोगे तो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब इसका जो वैलेंस शेल है ये और ये, इसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स न्यूक्लियस की तरफ से आ रहा है वो दूर होने की वजह से, ज़्यादा दूर होने की वजह से, इनसे और इनसे ज़्यादा दूर होने की वजह से उतना ज़्यादा ये फील नहीं कर रहा है जितना ये फील कर रहा है और ये फील कर रहा है। मतलब जितने फोर्स से ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसने खींच के रखा है उससे बहुत कम से इसको ये खींच के रखेगा, क्योंकि ये दूर चले जाते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं उतना उनके ऊपर सेंटर से जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो ये इजीली डोनेट हो जाएगा इसके कंपेयर और इसके कंपेयर से। मतलब ये एक अच्छा मेटल है, उससे कम अच्छा मेटल ये है, उससे कम अच्छा मेटल ये है। तो जब हमने
पीरियड में देखा था इस तरफ, तो ये अच्छा मेटल था, उसके बाद ये कम था, ये कम था, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था। लेकिन डाउन में चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इससे अच्छा मेटल ये है, इससे अच्छा मेटल ये है, इससे अच्छा मेटल ये है, इससे अच्छा मेटल ये है। और अगर पीरियड में चलेंगे तो इससे ख़राब मेटल ये है, इससे ख़राब मेटल ये है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज था, मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज था। यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो रहा था। इसी को हम वापस उस फिगर में देख लेते हैं। तो देखिए, हमने देखा था कि पीरियड में चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होता है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में आओगे, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस है, मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ते रहता है। नीचे की तरफ आओगे तो शेल अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ऊपर से नीचे की आने की तरफ, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ेगा, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। मतलब इससे अच्छा मेटल ये है, इससे अच्छा मेटल ये है। नीचे की तरफ आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इससे ख़राब मेटल ये है, इससे ख़राब मेटल ये है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है इस तरफ, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है इस तरफ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है इस तरफ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है इस तरफ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है इस तरफ। अब इसी का उल्टा चीज़ समझिए कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ हो रहा है तो आप समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है तो आप समझिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है। ये बहुत ख़राब नॉन मेटल है, ये उससे थोड़ा अच्छा नॉन मेटल है, ये उससे थोड़ा अच्छा है। देखिए, ये बहुत अच्छा मेटल है, ये उससे कम, इससे कम, उससे कम, उससे, तो ये वाला तो बहुत ख़राब मेटल है, मतलब वो नॉन मेटल हो गया। उसी तरह अगर आप बोलेंगे कि ये बहुत ख़राब मेटल है, क्योंकि जो बहुत अच्छा मेटल रहेगा वो बहुत ख़राब नॉन मेटल रहेगा, तो ये बहुत ख़राब नॉन मेटल है, उससे अच्छा नॉन मेटल है, उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, तो ये सबसे अच्छा नॉन मेटल हो गया। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल मतलब ये नॉन मेटल बन गया। सॉरी, इस तरफ, मेरा मतलब इस तरफ नॉन मेटल, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये नॉन मेटल है, ये सब तो मेटल है। वापस एक बार बता रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सब मेटल हैं, जिसमें सबसे अच्छा मेटल ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम 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 कम, तो सबसे कम अच्छा मेटल ये है, मतलब सबसे अच्छा नॉन मेटल है, ऐसा समझिए। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है लेफ्ट से राइट में, तो उसका उल्टा समझिए कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो आप समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। और वैसे भी आप अगर रीज़न के साथ समझेंगे तो ये जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उतने आसानी से ये लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे अच्छी रहेगी। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये सब आपको अच्छे समझना है कि लेफ़्ट से राइट में क्या क्या चीज़ होता है। एटॉमिक रेडियस हर जगह कम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हर जगह कम होता है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर हर जगह कम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता ही है, ये हमने देखा ही है, और मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, मतलब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर। और फिर उसका उल्टा कर दिया, अगर ऊपर से नीचे की तरफ अच्छे अच्छे मेटल मिल रहे हैं, मतलब ख़राब ख़राब नॉन मेटल मिलेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल नहीं है, क्वालिटी की बात किया जा रहा है कि डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ऐसा समझिए। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं कि द पीरियोडिक ट्रेंड इन द मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर में, मेटल के कैरेक्टर में जो बदलाव आप पीरियड्स में और ग्रुप्स में देख रहे हो ऑफ एन एलिमेंट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड। अगर उसको आप समझते हो, समझना की कोशिश करते हो, तो लिखा है कि इज़ क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स कहाँ पे है, किस जगह पे, लेफ्ट में है, राइट में है, ग्रुप के नीचे है क्या, ग्रुप के ऊपर है, पीरियड के एक्सट्रीम राइट साइड में है क्या, लेफ्ट साइड में है, उनको देख के आप बता सकते हो कि वो अच्छा मेटल है या ख़राब मेटल है, अच्छा नॉन मेटल है या ख़राब नॉन मेटल है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि लेट अस फर्स्ट कंसिडर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। एक ग्रुप में आप समझिए, तो मैंने आपको अभी भी बताया। तो वाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप, जब हम नीचे की तरफ चलते हैं, ए न्यू शेल गेट्स एडेड। तो हमको पता है कि पहले वाले में 2 शेल है, तो नीचे वाले ग्रुप वाले में 3 शेल रहेगा, उसके उसके बाद वाले पीरियड में 4 शेल आएगा। पीरियड में मतलब ग्रुप में चलेंगे तो शेल्स बढ़ते रहते हैं।
तो while going down a group a new shell gets added resulting in an increase in the distance between the nucleus and the valence electrons। और इसीलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है क्योंकि न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो दूर हो जाता है। दिस रिजल्ट्स, इससे होता क्या है, दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इससे क्या होता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो दूर हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। एंड देयर बाय लोअरिंग द अट्रैक्टिव फोर्स, और इफेक्टिव चार्ज अगर कम हुआ तो खींचने का जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, और इसीलिए वो लोग ईजिली डोनेट कर लूज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है दूर हो जाने की वजह से, सेंटर से पुल कम हो जाने की वजह से, इफेक्टिव चार्ज और अट्रैक्टिव फोर्स का कम होने की वजह से वो लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आसानी से लूज कर देते हैं। ऑल्सो दूसरी बात क्या है कि द पेन अल्टीमेट शेल, और उसके लूज करने के बाद जो शेल बचता है वो कंप्लीट ऑक्टेट रहता है। तो ऑल्सो द पेन अल्टीमेट शेल बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि अब वो आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। मैंने आपको बताया था पेन अल्टीमेट शेल क्या है, सेकेंड लास्ट शेल जो अब फाइनल शेल बन जाता है। ऑन लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है बाहर वाला ऑर्बिट और वैलेंस शेल वाला ऑर्बिट, जब वैलेंस शेल का जो शेल है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो उसके बाद जो ऑर्बिट बचता है उसको मैंने बताया था वो पेनल्टीमेट शेल होता है। तो वो एक देखिए, द ऑल्सो द पेन अल्टीमेट शेल बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल, वो खुद आउटर मोस्ट शेल बन जाता है। और लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला जाता है, द पेन अल्टीमेट शेल इज कंप्लीट ऑक्टेट। फिर उसके पास तो ऑक्टेट रहता है, जैसे सोडियम का क्या था 2 और 8 और 1 था, तो ये आउटर मोस्ट शेल था। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये बन जाता है, ये आउटर मोस्ट शेल था, ये पेन अल्टीमेट शेल था। सेकेंड लास्ट शेल को पेन अल्टीमेट बोला जाता है, लेकिन जो वापस मतलब समझिए वही लास्ट बनने वाला है। तो अब ये एक 2-8 का जब हो जाता है तो पेनल्टीमेट शेल एक ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और जो ऑक्टेट कंप्लीट करता है वो पूरी तरह स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि द पेनल्टीमेट शेल इज़ कंप्लीट ऑक्टेट। देयरफॉर इससे क्या होता है, द रिजल्टिंग कैटायन, तो जब वो डेवलप पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो कैटायन हैज़ ए स्पेशल स्टेबिलिटी, उसके पास एक अच्छा स्टेबिलिटी आ जाती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि आयंस का स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबल रहते हैं वो लोग। और ड्यू टू दिस, अब वो स्टेबल हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि बाहर का जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो लूज़ होने में बहुत आसान हो जाता है। इसलिए क्या लिखा है, क्योंकि अंदर से अब कोई फोर्स ही नहीं है उनके पास, स्टेबल हो गए वो लोग। लास्ट वाले एक अनस्टेबल रहता है फिर। तो ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फर्दर। और इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका जो पेन अल्टीमेट शेल होता है वो पूरी तरह स्टेबल हो जाता है। तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस और अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहता है, जिसकी वजह से आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ईजिली चला जाता है। चलिए इसके बाद और देखते हैं क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में। देखिए, द मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब हम लोग ने कर लिया, वापस इसे रीड करना है। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एटम इज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन कितना इजीली लूज कर रहा है उसके ऊपर डिसाइड होता है। देयरफॉर द फॉलोइंग ट्रेंड्स इज ऑब्जर्व, और इसीलिए हम ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। नीचे की तरफ चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। इस तरफ चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, ऐसा समझिए। तो द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेंगे तो क्या होता है, विद इन ए पीरियड, कोई भी पीरियड को, तो द आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम। सबके पास, अगर सेकेंड पीरियड की बात करेंगे तो सबके पास 2 ही शेल रहता है, तो सबका शेल सेम रहता है। तो द आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम। लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे वैलेंस एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में बढ़ना चालू होते हैं। तो हाउएवर द outermost shell remains the same, however the positive charge on the nucleus goes on increasing। लेकिन जैसे जैसे अब आप, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पीछे के वीडियोस पार्ट्स में। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भरते रहते हैं, तो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप होते रहता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खींचना चालू करता है। तो हाउएवर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। इस तरफ चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, एंड दस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। और इसीलिए जब इस तरफ चलेंगे तो न्यूक्लियस क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से खींच के रखता है, तो वो लूज़ नहीं कर पाएंगे। और जब वो लूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो गेन कर पाएंगे।
और जब वो गेन कर पाएंगे तो इसका मतलब कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हिसाब आ जाएगा, ऐसा समझिए। तो गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड दस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप आगे चलोगे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जा रहा है, 2 लूज हो जा रहा है, 3 लूज हो जा रहा है, 4 पे नहीं लूज हो पा रहा है, 5 पे लूज ही नहीं हो पा रहा है, 6 पे लूज ही नहीं हो पा रहा है, 7 पे लूज ही नहीं हो पा रहा है। तो जैसे से आप आगे चलोगे तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस हो जाता है विद इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट में कभी भी चलोगे तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो ताकत है, टेंडेंसी है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। स्टार्टिंग के मेटल में ही आप देखोगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ पे, वहीं आप ये टेंडेंसी देखोगे कि लोग इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, आगे तो वो लूज़ भी नहीं करते। उसके बाद देखिए आगे द टू फैक्टर्स नेमली, तो यहाँ पे 2 चीज़ समझिए। द टू फैक्टर्स नेमली, एक तो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, लेफ्ट से राइट की तरफ न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है और रेडियस कम हो रहा है। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ए पीरियड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन्हीं 2 की वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता ही चला जाता है। देयर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड, इसलिए बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉन मेटल्स में वो रुके हुए रहते हैं विद ग्रेटर एंड ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर वैलेंस शेल में, बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से सेंटर से उनको खींचने की ताकत भी ज़्यादा रहती है और इसीलिए वो लोग इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर पाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट से क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट विद इन ए पीरियड द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बिकम एनायन, तो आपको पता है कि लूज करेगा तो कैटायन बनेगा, एक्सेप्ट करेगा तो एनायन बनेगा। तो द एबिलिटी ऑफ एटम टू बिकम एनायन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो एनायन बनने वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, लेफ्ट से राइट में बढ़ता चला जाता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनायन और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जितना आसानी से वो एनायन बनता है, जितने अच्छे से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर अपनाता है, उतना अच्छा वो नॉन मेटल होता है। ये आपको समझना है, जस्ट अपोजिट है किसका, मेटेलिक कैरेक्टर का। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर में क्या बोला कि वाइल गोइंग डाउनवर्ड्स इन एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप में अगर आप नीचे की तरफ जाते हो द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसलिए इंक्रीज हो रहा है, पहले आपको बता दिया, आप देख लीजिए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो अपोजिट ही समझना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होएगा। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे कोई भी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होएगा क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रहा था। तो वाइल देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यहाँ पे आपको समझना है कि लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रहेगा, मतलब वो एटम जो अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से लूज़ करने वाला है तो उसको बोलेंगे लार्जर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। या वो एटम जो बहुत मतलब मुश्किल से वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पाएगा, मतलब वो लूज़ ही नहीं कर पाएगा, ऐसा समझिए। तो लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट हायर द रिएक्टिविटी, मतलब यहाँ पे समझिए जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। ये आपको समझना है, मतलब रिएक्शन में वो लोग उतना ज़्यादा पार्ट लेते हैं, उतना बहुत सारे एलिमेंट से वो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर में बोला कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट्स का जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो किसकी वजह से और उसकी क्या वजह है। तो द टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन बनाने की टेंडेंसी बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन वो बाहर से ले पाता है, कितना एनायंस बना पाता है, एक नेगेटिव चार्ज बना पाता है क्या, 2 नेगेटिव चार्ज बना पाता है क्या, 3 नेगेटिव चार्ज बना पाता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है क्या, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है। जितनी ज़्यादा एनायंस बना पाता है वो उस नॉन मेटेलिक उसका कॉज होता है। तो द टेंडेंसी टू फॉर्म एन अनायन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट्स वैलेंस शेल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कॉज ऑफ द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। चलिए इसके बाद दूसरा क्या लिखा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है।
अगर मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होएगा। तो हम बोल सकते हैं कि द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में। फिर आप आगे क्या लिखा कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। एक नीचे की तरफ नॉन मेटेलिक क्या होता है, नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप। चलिए इसके बाद क्या है वो देखते हैं, ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली में कुछ चेंजेस, आप कुछ बदलाव देखोगे, कुछ उनके प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस देखोगे हेलोजन फैमिली। तो देखिए द ग्रुप 17 को आप हेलोजन फैमिली बोलोगे, कंटेन्स द मेंबर ऑफ हेलोजन फैमिली, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब जो है वो, उसमें देखिए क्या क्या ग्रेडेशन देखोगे, क्या क्या डिफरेंसेस देखोगे। ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फार्मूला X2, सबका जनरल फार्मूला X2 है। मतलब क्लोरीन है तो Cl2 है, 2 एटम रहेंगे क्लोरीन के, फ्लोरीन के 2 एटम, ब्रोमीन के 2 एटम, आयोडीन के 2 एटम। तो सबका जो जनरल फार्मूला है वो एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी उनमें चेंजेस क्या आ रहा है देखिए। ए ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व इन देयर फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में उनको उनके ग्रेडेशन दिखाई देते हैं, केमिकल में नहीं। दस फ्लोरीन F2 जो F2 है एंड क्लोरीन Cl2 है वो लोग गैसेस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। ये ग्रेडेशन आप देखोगे, जबकि उनका जनरल फार्मूला सेम है लेकिन फिजिकल स्टेट उनका डिफरेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं, लास्ट पार्ट है डू यू नो। क्या बोला देखिए कि M + 2H2O गिव्स MOH ट्वाइस प्लस H2। M ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ पे लिखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब सेकेंड ग्रुप जो है, सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अगर आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है और अगर आप उसको वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो, वाटर के साथ उसका रिएक्शन कर रहे हो, तो उसके अंदर एक तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होएगा और दूसरा है आपको मिलेगा मेटल का, उस मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो ये एक जनरल फार्मूला है कि किसी भी अल्कलाइन सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, दूसरा वो मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो अब इसके अंदर जो ग्रेडेशन देखोगे आप, वो क्या है वो देखना है। जब जनरल फार्मूला या जनरल रिएक्शन इस तरीके का है तो उनमें चेंजेस क्या दिखाई देता है। तो देखिए क्या लिखा है कि जनरल केमिकल इक्वेशन इंडिकेटिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज गिवन अबोव। वाटर के साथ इस तरीके का उनका बिहेवियर होता है। वाइल गोइंग डाउन द सेकेंड ग्रुप, अगर सेकेंड ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम ऐसा करके ऊपर से नीचे आओगे, तो क्या ग्रेडेशन आप देखोगे। द ग्रेडेशन इन दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज सीन। फिर भी आप ग्रेडेशन देखोगे तो देखिए क्या देखोगे, वाइल गोइंग डाउन द सेकेंड ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल गोज ऑन इंक्रीजिंग। रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। एंड देयर बाय द ईज विथ विच दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो रिएक्शन में जो ईज़ है, जो आसानी है, वो भी बढ़ती है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि दस बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, चाहे कोल्ड वाटर लीजिए, चाहे हॉट वाटर लीजिए, चाहे नॉर्मल वाटर लीजिए, वो रिएक्ट ही नहीं करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम। मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। जब वाटर वेपर हम बनाएंगे, उस वेपर को अगर रिएक्ट करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ तो वो रिएक्ट करेगा। देखिए वेपर हो, स्टीम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो H2O ही रहेगा। या आप ठंडा पानी लीजिए तो भी H2O है, हॉट वाटर लीजिए तो भी H2O है, या स्टीम लेंगे तो भी H2O है। तो यहाँ पे हम वाटर के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेंड देख रहे हो कि बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वाटर का वेपर फॉर्म में रिएक्ट करता है। वाइल कैल्शियम की बात करेंगे, स्ट्रॉन्शियम की बात करेंगे और बेरियम की बात करेंगे तो रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। वो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है घर का, उतने कम टेम्परेचर में भी वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं विथ इंक्रीजिंग रेट, और अच्छे रेट से, स्पीड में। तो आप देखोगे कि ये ग्रेडेशन आपको दिखाई देगा। ऊपर से नीचे क्या होता है, उनका जो इंक्रीजिंग रेट, ये रिएक्टिविटी जो रेट है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो चलिए ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो भी आपको एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन में मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इसके जो नोट्स हैं टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन वो आपको वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप ले लीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू वेरी मच।